जी बेटा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन्होंने मशीन शॉप नहीं की वो अभी हम नेक्स्ट टाइम जब क्लास आएगी कंप्लीट तो हम एक लिस्ट बना लेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी मशीन शॉप सबकी कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि इसके बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना। इसके बाद तो मिड्स हैं, मिड्स के बाद फिर आपको दूसरी 2 शॉप्स स्टार्ट करवानी है। तो कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट वीक के अंदर मशीन शॉप सबकी कंप्लीट हो जाए, और अगर एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़े तो सबकी फिटिंग शॉप भी हम कंप्लीट करवा दें। ठीक है। जी, मैं ग्रेडिंग के मुतालिक दोबारा बता देता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा लोग अगर हों, हो सकता है क्लास में मैं इसको मजीद डिस्कस कर लूँ ना। तो उसकी वजह ये है बेटा कि ये बार बार फिर आप लोगों को सबको बताना पड़ेगा। मैं आपको एक दफा रिपीट कर दूं, लेकिन क्लास में दोबारा एक दफा बता दूंगा ना। तो इसमें ये था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी शॉप है इसको हमने इस तरीके से इसमें मार्क्स को डिवाइड किया है कि आपका जो, मैं साथ में नोट भी कर लूँ ताकि यही सेम चीज है ना, ये हमारी बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे। सबसे पहले आपका जो है ना असाइनमेंट मैंने आपसे ली थी, लोगों ने सबमिट करवा दी हुई है, वो मैं मार्क्स उसके लगा दूंगा, ये मैं लगाऊंगा 5%। ठीक है। फिर आ जाएगा क्विज। क्विज आपका मिड के बाद होना है, ये भी आपका होगा 5% वेटेज के साथ। ठीक है। फिर इसमें आपका आ जाएगा, इसे हम कहते हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट। सेमेस्टर प्रोजेक्ट बेटा ये आपका होगा 20%। आपका आ गया फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम आपका होगा 40%। फिर आपका आ जाएगा रिपोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। ये आपका इसके मार्क्स होंगे 30%। तो इस तरह से आपका ये 100% कंप्लीट होता है। ठीक है। रिपोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस के अंदर क्या होगा, जो आप काम कर रहे हैं और जो आप वर्क पीस बना रहे हैं, ये एक तो इसको साथ साथ मैं जज कर रहा हूँ कि आप लोग कौन कितना काम कर रहा है और कितना टाइम पे आता है और कितना सीरियसली काम करता है, ये चीज भी काउंट करेगी। इसके अलावा जब आप काम करके फाइनल जो आपका स्पेसिमेन है ग्रुप के अंदर वो सबमिट करवाओगे, तो उसके जो डायमेंशंस हैं जो आपको गिवन थी कि आपने इसमें काम करके इसको फाइनल इस स्टेज तक लेके आना है, उसके ऊपर वो उसको मेजर किया जाएगा। लेंथ, थिकनेस, वेट, जो भी चीजें आपको गिवन थी डायमेंशंस के मुताबिक देखा जाएगा। अगर आपने उसके ऊपर काम बिल्कुल परफेक्टली किया तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो उनके जो है ना मार्क्स कटेंगे। और इसके अलावा आपके इसी के अंदर हो गए रिपोर्ट्स के मार्क्स। रिपोर्ट जो आपने सबमिट करवानी है मिड के बाद पहले 2 शॉप्स की, और फाइनल से पहले जो आपने बाकी रिमेनिंग 2 शॉप्स की जमा करवानी है रिपोर्ट्स, उसकी बेस पे आपके मार्क्स लगेंगे। तो इस तरह करके ये 30% कंप्लीट होता है। फाइनल एग्जाम के अंदर क्या होगा, फाइनल जो एग्जाम है बेटा उसके अंदर आपको एक, जिस तरह आपने एफएससी में प्रैक्टिकल्स किए थे तकरीबन उससे मिलता जुलता ही एग्जाम होगा। आपको एक पेज के ऊपर लिखा हुआ एक प्रॉब्लम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा कि आपके पास जो वर्क पीस है उसको मशीन शॉप के ऊपर आपने जो है ना मशीन शॉप के अंदर उसके ऊपर XYZ जो भी आपको बताया जाएगा ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने फेसिंग और टर्निंग उसके ऊपर परफॉर्म करनी है, और इसकी इनिशियल डायमेंशंस नोट करनी है, फाइनल डायमेंशंस नोट करनी है, और स्टेप प्रोसीजर जो आप फॉलो करेंगे कंप्लीट आपने स्टेप्स खुद लिखने होंगे। हर स्टूडेंट ने अलग से काम करना होगा, ग्रुप के अंदर ये काम नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना होगा, आपको एक वर्क पीस देंगे, आपने लेके जाना है मशीन शॉप, और आपने जो है ना उसको लेथ मशीन के ऊपर चक में होल्ड करवाना है, और आपने सबसे सबसे पहले तो वही आपने जो मेजरमेंट ले रही है इसकी इनिशियल वो लेंगे, फिर मशीन शॉप के ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर फेसिंग का टर्निंग का जैसे काम आपको कहा गया वो परफॉर्म करेंगे, जितने मटेरियल को रिमूव करने के लिए कहा गया है वो करना है, और फाइनल डायमेंशंस को अचीव करना है जो आपको बताया गया होगा। उसके बाद आपने जो है उसकी दोबारा डायमेंशंस नोट करनी है, और जिस पेज के ऊपर ये सारा आप लिख रहे हैं उसके ऊपर आपने प्रोसीजर के स्टेप्स भी लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं
ये कंप्लीट काम जो आपका 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होगा तो आप इसको वापस सबमिट करवाएंगे, तो इसकी बेस पे आपका फाइनल एग्जाम के 40% मार्क्स लगेंगे। सही है जी। इसके बाद सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, वो आपको जो है वो मैं मिड के बाद बताऊंगा कि हर ग्रुप ने कैसे करना है ना, ये ग्रुप के अंदर आपने सबमिट करवाना होगा। सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपकी चारों शॉप्स में से कुछ भी हो सकता है ना, आपको कोई वर्कपीस बनाने के लिए दिया जा सकता है वुड के ऊपर भी, ठीक है। आप जो कारपेंट्री आज मैं आपको बताऊंगा शॉप से मुताल्लिक, उसी से रिलेटेड सारे प्रोसेस जो है ना वो जो हम डिस्कस करेंगे वही यूज करके आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे हर ग्रुप में। तो ये आपका जो है सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, ये मैं आपको मिड के बाद बताऊंगा कि आपने क्या करना है। असाइनमेंट आपकी हो गई है, वो मेरे पास आ गई है मैक्सिमम लोगों की। क्विज आपका रहता है, वो क्विज आपका मिड के बाद हो जाएगा। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। टाइम हो गया है हमारे पास 8:21 और मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। यही अटेंडेंस आपकी काउंट करेंगे और जो लोग नहीं आए तो फिर आप उन्हें बता दीजिएगा कि आपकी अटेंडेंस का प्रॉब्लम बाद में बना तो भाई आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बेटा, अपना ना अपना रोल नंबर अगर आप चैट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि आप लोगों ने यूजर नेम अपना जो है ना वो नाम लिखा हुआ है तो मीडिया नहीं हो रहा यहाँ से ना। अगर आप अपना रोल नंबर लिख दें सब लोग चैट में तो मैं काउंट कर लूंगा अभी कितने लोग आए हुए हैं। ठीक है, 13 01 46 49 06 22 okay 13 22 06 46 42 01 49 43 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रोल नंबर एक्स्ट्रा आया मेरे पास यार, ऐसे तो ना करो अब यार। देख लेते हैं किसने दो भेजे। अब्दुल्ला, हादी, बाबर। बाबर आपने दो रोल नंबर क्यों भेजे? 49 और 43। सर वो मेरे साथ ही बैठा है सर, इकट्ठे ले रहे हैं क्लास 43 और अच्छा आपके साथ है, ठीक है। अपने लॉगिन से वो हुआ नहीं हुआ, लॉगिन क्यों नहीं किया हुआ इसने? सर उसके पास नेट नहीं है। चले कोई बात नहीं, सही है, ओके हो गया। 43 लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। चले आ जाए, अब हम शुरू करते हैं। ये आ गया जी अब हमारे पास कारपेंट्री शॉप। हाँ जी, नजर आ रही है सबको कारपेंट्री शॉप की जो है वो हमारे पास यहाँ पे फाइल एक खुली हुई है, ये नजर आ रही होगी सबको। चैट बॉक्स में मुझे बताते जाएंगे अगर किसी को कोई इशू है तो। चले ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए बेटा, अब हमने जो है ना कारपेंट्री शॉप करनी है। कारपेंट्री शॉप आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू क्या है? सबसे पहले तो आपको जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसका खास ख्याल रखना होता है, ठीक है। इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? व्हाइल वर्किंग कीप योर माइंड एंड आईज ऑन द जॉब एंड डू नॉट इंक्लूड इन टॉकिंग। यानी आपने ये जो काम है ना, इसमें जब टूल्स आप यूज करते हैं इनमें से बहुत सारे शार्प टूल्स होते हैं, यानी उनको अगर आप बेध्यानी से उस पर काम करेंगे तो आपको जो है ना उसमें फर्स्ट एड केस होने का इसमें अंदेशा होता है, या आपको कट लग सकता है, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जर्क लग सकता है, या इस तरीके से आपके साथ कुछ भी जो है ना वो यानी कि प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी जो कि नागवार हो और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने बेटा ये चीजें थोड़ी सीरियस लेके, ये लिखी हुई हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, यहाँ पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अमल करने की जरूरत है। हो सकता है फाइनल एग्जाम में आपसे सेफ्टी प्रिकॉशंस ही किसी की पूछ लेना, किसी भी शॉप की,
तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको आप पढ़ें भी और इस पे अमल भी करें। इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि आपने वुड को यूज करना है और आपने ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी है जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से मुराद ये है कि ऐसी वुड जो कि कुछ लोड को बियर कर सके और जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, ऐसी वुड को यूज करते हुए कुछ यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाने का जो प्रोसेस है वो हम कारपेंट्री शॉप के अंदर देखते हैं। सही है जी। तो इसमें जो है वो बेसिक वर्किंग है वुड के ऊपर, यानी शेप देना, किसी भी वुड के पार्ट को कोई शेप देनी है। फॉर एग्जांपल आप नई शेप देना चाहते हैं, लेंथ रिड्यूस करना चाह रहे हैं, विड्थ रिड्यूस करना चाह रहे हैं, थिकनेस रिड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन से प्रोसेस यूज करेंगे ये हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने वुड में होल करना है तब कौन सा प्रोसेस यूज होगा, वुड को ज्वाइन करना है दो पीसेस को, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम देखेंगे। वुड के जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हैं और उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। यानी कंप्लीट रॉ वुड से लेके फाइनल वुड प्रोडक्ट बनाने तक के सारे प्रोसेस को कारपेंट्री शॉप के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए वुड यूज होती है उसे हम कहते हैं टिम्बर। टिम्बर लिखा हुआ है आपके सामने। Timber is the name given to the wood obtained from the well-grown trees. The trees are cut, sawn into various sizes to suit building purposes. The word grain as applied to the wood refers to the appearance or pattern of the wood on the cut surface. The grain of the wood is a fibrous structure, and to make it strong, the timber must be so cut that the grains run parallel to the length. ठीक है, ये मैं जब आप आओगे शॉप के अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगा जो वुड होती है हमारी, इसके ऊपर जो इसके ऊपर एक लेयर्स की फॉर्म में जो है ना, इसके ऊपर आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, वो जो लेयर होती हैं वो बेसिकली फाइबर्स होते हैं और उसको देखते हुए आपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए वुड को डिजाइन करना होता है या देखना होता है या प्रोसेस करना होता है। क्योंकि वुड जो है ये जो है ना, इसे हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, ये है कि हर डायरेक्शन के अंदर सेम लोड नहीं ले सकती है ये अलोंग द फाइबर। अगर आप लोड लगाएंगे तब ये बेहतर जो है ना वो स्ट्रेस बियर कर सकती है और अच्छी स्ट्रेंथ शो कर सकती है। ठीक है, तो ये खैर जब आप आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि आपने वुड को किस तरीके से जो है ना इसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करनी होती है। इसके बाद के डिफरेंट साइजेस हैं, उसके लिहाज से इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। मार्केट में जब आप लेने जाते हैं, आपने कोई वुड लेनी है तो आप, यानी ये तो उनके टेक्निकल नाम है, हमारे यहाँ थोड़े नॉन टेक्निकल नाम यूज होते हैं, तो लेकिन टेक्निकल जो नेम्स हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, तो ये लिखे हुए इनको आपने पढ़ लेना। टिम्बर की क्लासिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें या वुड की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें, तो जो हमारी वुड ग्रो करती है, जो दरख्त होते हैं या जितने भी हमें वुड नजर आती है, यानी दरख्त लगे हुए नजर आते हैं, उसका जो तना है या उसका जो स्टेम हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसकी जो ग्रोथ है उसके हवाले से इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक एक्सोजिनस और आउटवर्ड ग्रोइंग और दूसरा एंडोजिनस और इनवर्ड ग्रोइंग। एक्सोजिनस ट्रीज वो होते हैं बेटा जिनकी ग्रोथ फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स आउटर सरफेस होती है, यानी सेंटर ऑफ द स्टेम से जनरेट होती है ग्रोथ होना और बाहर की तरफ आती है। ठीक है, जैसे हमारे आम, ये शीशम का, पीपल का और ये जो बाकी हमारे जो दरख्त होते हैं आम, जो सारे हमें नजर आते हैं और जिनसे फर्नीचर वगैरह बनता है, ये सारे एक्सोजिनस ट्रीज होते हैं। एक्सोजिनस का मतलब ये है कि हर साल के अंदर एक रिंग ऐड होता है जिसे हम एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसकी मैं आपको शेप दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे सामने। ये देखें, इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको पिथ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो सेंटर मोस्ट सेंट्रल पार्ट होता है इसे हम पिथ कहते हैं, और बाहर की तरफ ना आपको राउंड राउंड सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो जो सर्कल होते हैं इन्हें हम एनुअल रिंग्स कहते हैं, और ये हर एक साल के बाद ये कहा जाता है कि यानी एक सीजन जब गुजरता है तो उसके बाद ये एक रिंग ऐड हो जाता है और ये सेंटर से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स आउटर सरफेस ये मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह की जो आउटवर्ड ग्रोइंग ट्रीज होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सोजिनस ट्रीज, और एक्सोजिनस ट्रीज ही वो होते हैं जो हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरे हैं एंडोजिनस ट्रीज, इनकी जो ग्रोथ है वो इनवर्ड होती है, यानी आउटसाइड से इनवर्ड इनकी ग्रोथ होती है और इनको हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं होते और इनको हम जो है ना काटने के बाद किसी भी अगर एप्लीकेशन में यूज करें, इनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हों
तो ये जो है ना वो बियर नहीं कर पाते क्योंकि इनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई होती। इस वजह से हम एंडोजिनस ट्रीज को यूज नहीं करते। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब एक्सोजिनस ट्रीज हम यूज करते हैं, एक्सोजिनस ट्रीज की फिर आगे दो टाइप्स हैं, हार्डवुड और सॉफ्टवुड। ठीक है, हार्डवुड और सॉफ्टवुड जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिहाज से डिफरेंट जो है ना इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो आपको जो है ना ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की गिवन है, अगर आप ये पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसको। तो सॉफ्टवुड इज लाइट इन वेट, लाइटर इन कलर। ठीक है, और इसके बाद है दे मे हैव डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स बट द मॉड्यूलर रेज यानी रेडियल लाइंस जो होती हैं आर नॉट विजिबल एंड द कलर ऑफ द सैपवुड इज नॉट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द हार्डवुड। These woods cannot resist stresses developed across their fibers, hence not suitable for the woodworking. Softwood is obtained from conifers, care, deodar, cheed, walnut, ठीक है जी, एंड सीमल। अब ये जो बता रहा है सॉफ्ट वुड, ये कौन सी वुड होती है जो हम बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये ज्यादा लोड नहीं ले सकती, लेकिन छोटी एप्लीकेशन जहाँ पे थोड़ा लोड अप्लाई करना हो, हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। और हम इसी के ऊपर आपको जो है ना वर्किंग करके दिखाएंगे। इसके ऊपर काम करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और इसका जो कलर है वो हार्डवुड से लाइटर होता है, यानी हल्का कलर होता है, लाइटर कलर होता है। इसका वेट भी कम होता है, और इसमें जो एनुअल रिंग्स हैं वो ज्यादा विजिबल होते हैं, और जो सॉरी इसमें जो है ना वो ये सामने लिखा आपके दे हैव डिस्टिंक्टिव एनुअल, हाँ एनुअल रिंग्स इसमें बिल्कुल डिस्टिंक्टिव होते हैं। मॉड्यूलर रेज जो होती है ना वो विजिबल नहीं होती। मैं मॉड्यूलर रेज क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भी मैंने आपको शेप दिखाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था जो सर्कल है इन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं, और कुछ लाइंस आपको नजर आ रही हैं अलोंग द रेडियस, इन्हें रेडियल रेज या मॉड्यूलर रेज कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो है ना वुड के अंदर आपको नजर आती हैं, और नजर कहाँ पे आती हैं? हार्डवुड के अंदर। सॉफ्टवुड के अंदर ये ज्यादा विजिबल नहीं होती। यानी ये आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि आपने यानी कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सॉफ्टवुड है या हार्डवुड है। सही है। अच्छा, अब हार्डवुड को अगर देखें तो इन दिस टाइप ऑफ वुड द एनुअल रिंग्स आर कॉम्पैक्ट एंड थिन। ठीक है, एंड द ड्यूडुलर रेज यानी रेडियल रेज या मॉड्यूलर रेज या ड्यूडुलर रेज आर विजिबल इन मोस्ट केसेस एज शोन इन द फिगर 1। मॉड्यूलर रेज जो है ना वो ज्यादा विजिबल होती हैं हार्डवुड के अंदर, एनुअल रिंग्स इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते। कॉम्पैक्ट का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अलग-अलग। हार्डवुड्स आर नियरली इक्वली स्ट्रॉन्ग बोथ अलोंग एंड अक्रॉस द फाइबर। देखिए ना, वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो सॉफ्टवुड है उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपने अलोंग द वुड इसकी इसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं या अक्रॉस द रिंग्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं लोड ना। तो यानी फाइबर जो होते हैं वो अगर अलोंग द लेंथ होंगे तब स्ट्रेंथ आपको अच्छी मिलेगी। अगर फाइबर को अक्रॉस द लेंथ आप काट देंगे तो उससे आपको जो है ना वो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी, उससे आप ज्यादा जो है ना फोर्स वुड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वर्किंग करते हुए आपने देखना होता है। बाकी थर्ड फॉर्म जो है बेटा वो होती है प्लाईवुड की। प्लाईवुड क्या चीज है? ये वुड की छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी 1 mm या 2 mm की थिकनेस वाली लेयर्स को काट के और उनको आपस में फिर बाद में जो है ना वो किसी भी ज्वाइनिंग मटेरियल के साथ, ग्लू के साथ या कोई भी बाइंडर यूज करके उसको आपस में मिलाया गया होता है। तो इसे हम कहते हैं प्लाईवुड। ये भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। मोस्टली जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है। प्लाईवुड की शीट्स होती हैं बड़ी बड़ी, और ये जैसे हम छतों के ऊपर लेंटर वगैरह डालते हैं तो उसके नीचे जो फ्रेमवर्क बनता है वहां पे प्लाईवुड यूज करते हैं मैक्सिमम लोग ना। तो प्लाईवुड के और भी टेबल, कुर्सियां तो नहीं, खैर टेबल्स वगैरह बनते हैं, यानी फ्लैट सरफेसेस वाली जो एप्लीकेशन है वहां पे ये यूज होती है। तो टाइप प्लाई की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लाई बोर्ड होता है, कमर्शियल बोर्ड होता है, चिप बोर्ड होता है, ठीक है, और सॉफ्ट बोर्ड होते हैं। अच्छा, अब ये आप देखें तो आमतौर पे आपको ये जो है ना वो इसकी शीट्स नजर आती हैं जिसमें छोटी छोटी चिप्स होती हैं, और उनको आपस में किसी बाइंडर के जरिए से और किसी प्रेस मशीन के साथ कॉम्पैक्ट करके उसकी कंस्ट्रक्शन की गई होती है। वो आप यूज करते हैं आमतौर पे, ये टेबल्स वगैरह बनाने में, अलमारियां, खिड़कियां वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, या जो आप थोड़े एस्थेटिकली जो है ना वो आप कह लें कि ऑर्नामेंटल वर्क जो होता है वुड का, उसके अंदर भी ये यूज करते हैं। तो इस तरह करके ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको जिससे वास्ता पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल इसकी नहीं दिखा पाऊंगा,
ये जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपने ये क्वेश्चन अभी नोट कर लें कि ये जो है ना आपने मुझे बताना है प्लाईवुड, चिप बोर्ड और इन सब का डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ और सामने जो है ना हमारे पास यहाँ पे चीजें पड़ी हुई हैं, मैं उससे आपको समझा सकता हूँ। प्लाईवुड के एडवांटेजेस लिखे हुए, ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं बेटा। इसके बाद डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए वुड यूज होती है उसे हम कहते हैं टिम्बर। अब टिम्बर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल डिफेक्ट्स आर द डिफेक्ट्स व्हिच आर काज्ड इन द ट्री ड्यू टू एब्नॉर्मलिटी इन द ग्राउट, ठीक है। एब्नॉर्मलिटी इन द ग्राउट, ग्राउट्स जो है ना वो आप कह लें कि ये बेसिकली जो आपकी एनुअल जो ग्रोथ हो रही होती है उसका जो पैटर्न बनता है ना उसे हम ग्राउट कहते हैं, ठीक है। यानी जो बेसिकली ग्रोथ का जो डिफेक्ट है उसे हम नेचुरल डिफेक्ट कहते हैं, यानी ग्रो करते हुए उसमें प्रॉब्लम आ गया नेचुरली, तो ये नेचुरल डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स आर आल्सो काज्ड ड्यूरिंग सीजनिंग ऑपरेशन। सीजनिंग क्या है ये हम आगे देखेंगे। सम डिफेक्ट्स आर आल्सो देयर ड्यू टू टर्माइट्स और इंसेक्ट्स, यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई कीड़ा लग गया है किसी लकड़ी को, कुछ लकड़ी को आमतौर पर कीड़ा लग जाता है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसके बाद नेचुरल डिफेक्ट्स हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। नेचुरल डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? शेक्स हैं, हार्ट्स एंड स्टार स्टेक्स और विंड शेक्स, रेडियल शेक्स, नॉट्स, ठीक है, डेड नॉट्स, लाइव नॉट्स, ठीक है बेटा। ये चीजें ना ये सारी थ्योरेटिकल हैं और नीचे मैंने ना इनको ये फिगर के साथ बताया भी हुआ, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं। सीजनिंग ऑफ द वुड एक ऐसा प्रोसेस है जब आप कोई भी दरख्त से किसी भी वुड को काटते हैं, यानी तना आप जो है ना अलग करते हैं किसी भी ट्री से और उसको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए आपने यूज करना होता है, तो फौरी तौर पे उसको आप यूज नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में कि जो ट्री से हम फौरी वुड काटते हैं, या यानी कि जैसे ही हमने कोई ट्री काटा, ठीक है, उसका हमने स्टेम ले लिया, ठीक है, उस स्टेम से हम फौरी तौर पे फर्नीचर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? अपनी ऑब्जर्वेशन आपकी होगी, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आप मैं एक तो इससे ये पता चलेगा कितने लोग एक्टिव हैं, और दूसरा ये पता चल जाएगा कि क्या आप लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई ट्री हम काटते हैं तो फौरी तौर पर उसकी वुड को हम फर्नीचर के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम सर। सर उसमें नमी होती है इस वजह से। वालेकुम अस्सलाम। सर होने की वजह से, हाँ ठीक है, बिल्कुल हाफिज उसामा आप सही कह रहे हैं। उसमें जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर, और इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको रिमूव करना जरूरी होता है, और वो मॉइस्चर के साथ ही रिमूव होते हैं, ठीक है। मॉइस्चर यानी कि वाटर कंटेंट, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि वुड की जो लॉन्ग लाइफ है उसमें इफेक्ट जो है ना वो डालते हैं और लॉन्ग लाइफ को कम करते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को निकालना जरूरी होता है वुड से, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीजनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर एंड डेट्रीमेंटल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द वुड बिफोर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज नोन एज सीजनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सीजनिंग कितनी तरह की होती है ये हम देखते हैं। एयर सीजनिंग होती है, वाटर सीजनिंग होती है, आर्टिफिशियल और किल्न सीजनिंग होती है, इलेक्ट्रिक सीजनिंग होती है, सीजनिंग बाय बॉइलिंग होती है, केमिकल सीजनिंग होती है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनके जरिए से हम क्या कर रहे हैं, वुड से मॉइस्चर कंटेंट और जो डेट्रीमेंटल या हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई एक पढ़ लेते हैं, एयर सीजनिंग को पढ़ लेते हैं, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये कोई इतनी ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, एयर सीजनिंग के अंदर अगर हम देखें तो ये बता रहा है, इन दिस मेथड द टिम्बर बार्क्स आर स्टैक्ड इन अ शीट such that they are not directly exposed to sun or rain, but a free circulation of air takes place through them. The timber barks are allowed to remain in that condition for a long time. The barks be periodically turned upside, which accelerates the rate of drying. ड्राइंग का प्रोसेस जो है उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है, ये बता रहा है जिस तरीके से। ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ फ्री एयर थ्रू द स्टेक, the excess moisture evaporates and the wood gets seasoned. This is commonly used method which takes
much time, but proper seasoning can be easily done with a little care. एयर सीजनिंग में वो क्या कह रहा है कि आप जो है ना इसके पीसेस लेते हैं, उन पीसेस को आप जो है ना स्टेक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन दरमियान में स्पेस छोड़ते हैं ताकि एयर फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। यानी कोई ऐसा आपने जो है ना वो एक आप कह लें कि स्टैंड टाइप एक चीज बनाई हुई होगी जिसमें आप जो है ना थोड़े थोड़े गैप के साथ जो है ना वुड की शीट्स को रखते जाएंगे, ठीक है, और एयर इसमें से गुजरती जाएगी। एयर दोनों तरीकों से यूज हो सकती है, नेचुरल एयर भी गुजर सकती है, आप फोर्स्ड एयर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो उससे क्या होता है, जब एयर गुजरती है और वो टकराती है किसी भी सरफेस के साथ, तो वहां से मॉइस्चर कंटेंट को उठाती है और अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है। ये उसमें इसके प्रोसेस में इसके रिजल्ट में होता क्या है, इसके रिजल्ट में हमारा जो मॉइस्चर होता है वुड से वो रिमूव होता है, साथ में मॉइस्चर के साथ जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है वो भी वहां से निकलते जाते हैं, ठीक है बेटा।